नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के 50 वर्ष पूरे हुए। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव ध्वनिमत से हुआ। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे को अमेरिकी अदालत ने रिहा किया। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय यानी UNODC ने वार्षिक विश्व मादक पदार्थ रिपोर्ट 2024 जारी की। UGC नेट परीक्षा का पेपर डार्क नेट पर लीक हुआ था। CII ने भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों और सब असेंबलीज के विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करना शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुक करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के 50 वर्ष पूरे हुए। 25 जून 1975 को एक कथित आंतरिक खतरे का हवाला देकर तत्कालीन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की थी। इससे पहले 1962 में चीन के साथ युद्ध और 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के कारण भी 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। खबर की बेहतर जानकारी के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लगाने पर वर्तमान संवैधानिक प्रावधान जानते हैं। संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित अनुरोध पर राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा की जा सकती है। युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भी हिस्से की सुरक्षा खतरे में होने के आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। आपको बता दें, आपातकाल की उद्घोषणा को 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। इसकी अवधि की अगर बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषणा जारी होने की तिथि से 6 महीनों तक लागू रहता है। इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित एक संकल्प के माध्यम से अगले 6 महीनों के लिए और बढ़ाया जा सकता है। इस प्रक्रिया से इसे अनिश्चित समय तक बढ़ाया जा सकता है और राष्ट्रपति की उद्घोषणा द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल को वापस लिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और इसके प्रभावों पर एक नजर डालते हैं। मौलिक अधिकारों के निलंबन की बात करें तो यदि युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुच्छेद 19 यानी स्वतंत्रता का अधिकार को निलंबित कर सकता है। साथ ही राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर किसी भी अन्य मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किसी भी अदालत में जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है। चलिए खबर के अंत में सत्ता के केंद्रीकरण को समझने का प्रयास करते हैं। संसद संविधान की राज्य सूची के विषयों सहित किसी भी मामले पर कानून बना सकती है। संविधान के अनुच्छेद 353 के अनुसार केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है कि उन्हें कार्यकारी शक्तियों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए। राजस्व के वितरण की बात करें तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 268 से 279 के उपबंधों में बदलाव कर सकता है। यह बदलाव उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक ही प्रभावी रहता है जिस वित्तीय वर्ष में आपात उद्घोषणा को वापस लिया गया है और यह अनुच्छेद संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के आवंटन से संबंधित है। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव ध्वनि मत से हुआ। इससे पहले भारत में 3 मौकों 1952, 1967 और 1976 को छोड़कर लोकसभा के सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 93 में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा तय तिथि पर लोकसभा अपने 2 सदस्यों को सदन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी। ये चुनाव उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के पद की बात करें तो लोकसभा का अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी होता है। इस पर सदन के दिन प्रतिदिन के कामकाज के सुचारू संचालन की जिम्मेदारी होती है। अध्यक्ष लोकसभा के विघटन के बाद नई लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले तक अपने पद पर बना रहता है। वो दोबारा लोकसभा का अध्यक्ष चुने जाने के लिए पात्र होता है। लोकसभा अध्यक्ष के दायित्व को भी समझने का प्रयास करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष सदन, उसकी समितियों और उसके सदस्यों के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों का संरक्षक होता है। साथ ही सदन के कार्य संचालन नियमों के अंतर्गत स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किए गए सभी मामले और सदन के नियमों के लागू होने से संबंधित उत्पन्न सभी प्रश्नों पर निर्णय भी देता है। सदन में किसी मामले पर पक्ष एवं विपक्ष के वोट बराबर होने की स्थिति में वह निर्णायक वोट देकर गतिरोध को समाप्त भी करता है। साथ ही संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी करता है। अनुच्छेद 110(4) के अनुसार किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का एकमात्र अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास ही होता है। खबर के आखिर में कुछ मामलों में लोकसभा अध्यक्ष के पद की आलोचना क्यों की जा रही है, इस पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं।
भारत में लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के बाद भी वह अपनी पार्टी का सदस्य बना रहता है। ब्रिटेन में सदन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अध्यक्ष चुने जाने के बाद सदस्य को अपनी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता त्यागनी पड़ती है। दल बदल रोधी कानून या धन विधेयक पर निर्णय लेने के मामले में लोकसभा अध्यक्ष को विवेकाधीन शक्तियां दी गई हैं। ऐसे में उसका निर्णय पक्षपाती भी हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे को अमेरिकी अदालत ने रिहा किया। आपको बता दें, विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे ने एक अमेरिकी अदालत में अपना गुनाह कबूल कर लिया था। उनका कबूलनामा एक समझौते के तहत हुआ है। इसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया और वे अपने गृह देश ऑस्ट्रेलिया वापस चले गए। विकीलीक्स की स्थापना 2006 में की गई थी। इसे युद्ध, जासूसी और भ्रष्टाचार से जुड़ी सेंसर वाली या प्रतिबंधित सामग्री का डेटाबेस प्रकाशित करने के लिए स्थापित किया गया था। 2010 में विकीलीक्स ने इराक और अफगानिस्तान में हुए युद्ध के कुछ गोपनीय अमेरिकी सैन्य दस्तावेज एवं वीडियो सार्वजनिक किए थे। विकीलीक्स इंटरनेट पर विसल ब्लोअर प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। जानकारी के मुताबिक विसल ब्लोइंग के तहत किसी कंपनी या सरकार की धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार जैसे अनैतिक कार्यों के बारे में जनता या किसी उच्च प्राधिकारी के सामने जानकारी का खुलासा किया जाता है। इससे जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है, कदाचार का खुलासा होता है तथा लोक हितों की रक्षा सुनिश्चित होती है। विकीलीक्स के बारे में बेहतर तरीके से समझने के लिए इसमें शामिल नैतिक मुद्दों को जान लेते हैं। पहला है विसल ब्लोअर्स की सुरक्षा बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा। इसमें गलत या अनैतिक कार्यों का खुलासा करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष खतरे को ध्यान में रखते हुए जानकारियों को गोपनीय रखने की सरकारी जिम्मेदारी के बीच नैतिक दुविधा की स्थिति उत्पन्न होती है, और ऐसा इसलिए कि दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं। गोपनीय जानकारी को सार्वजनिक करने के मामले में मीडिया की जिम्मेदारी की बात करें तो सरकार की कार्रवाइयों के बारे में जनता को बताना मीडिया की नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन उसकी यह भी जिम्मेदारी बनती है कि वह नुकसान पहुंचाने वाली या संवेदनशील जानकारी से बेहतर तरीके से निपट सके। लोगों का सूचना का अधिकार बनाम सरकार द्वारा गोपनीयता बरतने की आवश्यकता पर भी ध्यान केंद्रित करें तो इसमें सरकार के कार्यों या कार्रवाइयों के बारे में जानने के लिए नागरिकों के अधिकार तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में गोपनीयता बनाए रखने की सरकार की बाध्यता के बीच संतुलन स्थापित करना चुनौतीपूर्ण कार्य है। अंत में सरकार की गोपनीय सूचनाओं की सुरक्षा के लिए भारतीय कानून और नियम जान लेते हैं। पहला है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923, यह जासूसी, राजद्रोह तथा राष्ट्र की अखंडता के समक्ष अन्य संभावित खतरों से निपटने के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करता है। दूसरा है केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम 1964 का नियम 11, यह सरकारी कर्मचारियों द्वारा आधिकारिक सूचना के संचार से संबंधित है। और आखिरी है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1), यह धारा कुछ ऐसी सूचनाओं को प्रदान करने पर रोक लगाती है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय UNODC ने वार्षिक विश्व मादक पदार्थ रिपोर्ट 2024 जारी की। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय UNODC ने यह रिपोर्ट विश्व मादक पदार्थ दिवस वर्ल्ड ड्रग डे पर जारी की है। विश्व मादक पदार्थ दिवस को आधिकारिक रूप से मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र 1987 से प्रतिवर्ष 26 जून को विश्व मादक पदार्थ दिवस मना रहा है। इसका उद्देश्य मादक पदार्थ मुक्त विश्व की स्थापना के लिए कार्रवाइयों में वृद्धि करना है। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। रिपोर्ट के अनुसार मादक पदार्थों के दुरुपयोग में वृद्धि हुई है। साल 2022 में मादक पदार्थों का अवैध रूप से उपयोग करने वाले लोगों की संख्या 292 मिलियन हो गई थी। ये पिछले एक दशक में 20% की वृद्धि है। साथ ही इस रिपोर्ट में सबसे अधिक दुरुपयोग वाले मादक पदार्थों की लिस्ट भी जारी की गई है। इनमें सबसे ऊपर कैनबिस यानी भांग या गांजा है। इसके बाद ओपियोइड, एम्फेटामिन, कोकेन और एक्सटेसी है। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो जिन देशों की कई देशों के साथ सीमाएं लगती हैं तथा जिनमें मादक पदार्थों को विनियमित करने के लिए कठोर कानून नहीं है, उन देशों में मादक पदार्थों के मामले में आपराधिक गतिविधि और तस्करी आम बात है। अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड आदि इसके कुछ उदाहरण हैं।
इस ओर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में अर्जेंटीना, ब्राजील और पराग्वे को सम्मिलित रूप से ट्रिपल फ्रंटियर क्षेत्र कहा जाता है। इसी प्रकार लाओस, म्यांमार एवं थाईलैंड को सम्मिलित रूप से गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। साथ ही रिपोर्ट में कैनबिस के सेवन को कानूनी बनाने पर भी जोर दिया गया है। कैनबिस को कनाडा, उरुग्वे और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 27 अधिकार क्षेत्रों में वैध घोषित कर दिया गया है। THC यानी डेल्टा 9 टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल को कैनबिस के मनोसक्रिय प्रभाव के पीछे का मुख्य घटक माना जाता है। रिपोर्ट में इसके उपयोग से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में भी बताया गया है। मादक पदार्थों से संबंधित अवैध गतिविधियां वनों की कटाई, विषाक्त अपशिष्ट डंपिंग और रासायनिक संदूषण को बढ़ाती हैं। ऐसे में मादक पदार्थों के अवैध उपयोग के खिलाफ आरंभ की गई पहलों पर भी एक नजर डालते हैं। वैश्विक स्तर पर शुरू की गई पहलों की बात करें तो वर्ष 1946 में कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स CND की स्थापना की गई थी। इसे संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC के संकल्प द्वारा स्थापित किया गया था। वर्ष 1997 में संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय UNODC की स्थापना की गई थी। इसे मादक पदार्थों के नियंत्रण तथा अपराध और सभी रूपों में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के परस्पर संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए स्थापित किया गया था। नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के अवैध व्यापार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1988 अपनाया गया है। मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र दशक यानी 1991 से 2000 मनाया गया था। वहीं भारत में शुरू की गई पहलों की बात करें तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान NMBA चलाया जाता है और नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम 1985 बनाया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। UGC नेट परीक्षा का पेपर डार्क नेट पर लीक हुआ था। दरअसल केंद्र सरकार ने डार्क नेट पर UGC नेट परीक्षा का पेपर लीक होने के कारण इसे रद्द कर दिया। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि डार्क नेट या डार्क वेब होता क्या है। यह इंटरनेट का वह हिस्सा है जिसे गूगल जैसे पारंपरिक सर्च इंजनों के माध्यम से एक्सेस नहीं किया जा सकता है। साथ ही इसे क्रोम या सफारी जैसे सामान्य ब्राउजर्स के माध्यम से भी एक्सेस नहीं किया जा सकता है। इसमें आमतौर पर नॉन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का उपयोग किया जाता है। इसलिए यह इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स यानी ISPs या सरकारी अधिकारियों के लिए एक्सेसिबल नहीं होता है। जानकारी के लिए आपको बता दें, डार्क नेट पर सभी कंटेंट एन्क्रिप्टेड होता है। इसलिए इसके वेब पेज को एक्सेस करने के लिए विशेष प्रकार के ब्राउजर जैसे कि द ओनियन रिंग यानी TOR ब्राउजर की आवश्यकता होती है। साथ ही डार्क नेट डीप वेब का केवल एक हिस्सा है। डीप वेब एक व्यापक अवधारणा है जिसमें पासवर्ड द्वारा सुरक्षित साइट्स होती हैं। सरफेस वेब की अगर बात करें तो जन सामान्य के लिए आसानी से उपलब्ध और मानक सर्च इंजनों द्वारा एक्सेस किए जा सकने वाले इंटरनेट के भाग को सरफेस वेब कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और डार्क नेट का उपयोग कहाँ होता है ये जानते हैं। इसका उपयोग दमनकारी व्यवस्था में काम करने वाले पत्रकारों और नागरिकों द्वारा किया जाता है ताकि वे बिना किसी सरकारी सेंसरशिप के आपस में संवाद कर सकें। साथ ही शोधकर्ताओं और छात्रों द्वारा भी इसका इस्तेमाल किया जाता है जिससे वे संवेदनशील विषयों पर शोध कर सकें और कानून प्रवर्तन एजेंसियों आदि द्वारा भी इसका उपयोग किया जाता है। उपयोग के साथ साथ इससे जुड़ी कुछ चिंताएं भी मौजूद हैं, जैसे कि कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान जाहिर किए बिना डार्क नेट का इस्तेमाल कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप इंटरनेट का यह हिस्सा अवैध गतिविधियों, नशीली दवाओं के कारोबार, आतंकवादियों द्वारा संचार, चाइल्ड पोर्नोग्राफी आदि को बढ़ावा दे सकता है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर। CII ने भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों और सब असेंबलीज के विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करना शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII की रिपोर्ट में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के इकोसिस्टम में बदलाव की सिफारिश की गई है। इसमें भारत को आयात पर निर्भर और उपकरणों की असेंबली करने वाले विनिर्माण केंद्र की जगह उत्पाद के उपकरणों के मूल्य वर्धित विनिर्माण केंद्र में बदलने पर जोर दिया गया है। सबसे पहले रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। मूल्य के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का उत्पादन 2023 के 102 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2030 तक 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। भारत में निर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के घटकों के आयात में चीन की हिस्सेदारी 62% है। रिपोर्ट में उन 5 घटकों और सब असेंबलीज की पहचान की गई है जिनके निर्माण को प्राथमिकता देनी चाहिए, जैसे कि बैटरी, कैमरा मॉड्यूल, मैकेनिकल,
डिस्प्ले और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। उत्पाद घटकों और सब असेंबलीज के लिए वैश्विक केंद्र बनाने में सामने आने वाली चुनौतियां कौन-कौन सी हैं? आइए इस पर भी एक नजर डालते हैं। भारत में उत्पाद घटकों और सब असेंबलीज के आयात पर उच्च प्रशुल्क लगाया जाता है। इससे तैयार उत्पाद महंगे हो जाते हैं और विश्व में सस्ते उत्पादों से प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं। साथ ही भारत ने मुख्य रूप से बड़े विनिर्माता देशों के साथ व्यापार समझौते किए हैं, जहां भारतीय उत्पादों की मांग या खपत कम है, लेकिन उनके उत्पादों के लिए भारत जैसा विशाल उपभोक्ता बाजार मिल जाता है। इस वजह से भारत को व्यापार घाटे का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा भारत की कंपनियां अनुसंधान एवं विकास यानी R&D में बहुत कम निवेश करती हैं। इस वजह से उनकी विनिर्माण क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है और उन्हें कम राजस्व प्राप्त होता है। इसी के साथ रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशों को जान लेते हैं। विनिर्माण केंद्र स्थापित करने के लिए राज्यों द्वारा रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध करवानी चाहिए। साथ ही उन्हें प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर भी उपलब्ध करवाना चाहिए। प्लग एंड प्ले कॉन्सेप्ट आमतौर पर भवन, बिजली, पानी, सीवेज कनेक्टिविटी और सड़क कनेक्टिविटी से लैस तैयार केंद्रों को कहा जाता है। इसके अलावा इसमें उद्योग शुरू करने के लिए आवश्यक मंजूरी सहित अन्य बुनियादी आवश्यकताएं भी शामिल होती हैं। छोटी कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठाने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके लिए सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थानों में सार्वजनिक निजी भागीदारी बढ़ानी चाहिए और उत्पादों के प्राथमिकता वाले सब असेंबलीज और घटकों पर आयात शुल्क कम किए जा सकते हैं। भारत में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कुछ सरकारी पहलें भी शुरू की गई हैं, जैसे कि व्यापक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, IT हार्डवेयर आदि के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। इलेक्ट्रॉनिक घटक और सेमीकंडक्टर विनिर्माण प्रोत्साहन योजना SPECS चलाई जा रही है। संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर योजना यानी EMC 2.0 शुरू की गई है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 भी जारी की गई है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है डेनमार्क। इस देश की राजधानी है कोपेनहेगन। डेनमार्क ने 2030 से पशुधन क्षेत्र से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर टैक्स लगाने का निर्णय लिया है। ऐसा करने वाला डेनमार्क दुनिया का पहला देश बन जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डेनमार्क एक प्रमुख पोर्क और डेयरी उत्पाद निर्यातक देश है। डेनमार्क की भौगोलिक अवस्थिति और विशेषताओं पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। ये उत्तरी यूरोप का एक नॉर्डिक देश है जो जटलैंड प्रायद्वीप का हिस्सा है। डेनमार्क केवल जर्मनी के साथ भूमि सीमा साझा करता है। इसके आसपास के जल निकायों की बात करें तो पश्चिमी तट में उत्तरी सागर और पूर्वी तट में कट्टेगाट खाड़ी है। डेनमार्क का उच्चतम बिंदु यंडिंग फॉरेस्ट हिल है। डेनमार्क लगभग 400 द्वीपों का एक द्वीप समूह है। इसमें सबसे बड़ा द्वीप जीलैंड है। यहाँ की सबसे लंबी नदी गुडेना है और जलवायु की बात करें तो गर्म गल्फ स्ट्रीम धारा यहाँ की जलवायु को प्रभावित करती है, इसलिए यहाँ साल भर बारिश होती है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। विश्व बैंक ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2024 जारी किया है। 2023 में निम्न और मध्यम आय वाले देशों यानी LMIC को $656 बिलियन का रेमिटेंस प्राप्त हुआ था। सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाले 5 देशों में भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और पाकिस्तान है। हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को गंभीरता से लिया है जिनमें दावा किया गया है कि भारत में एप्पल आईफोन प्लांट में विवाहित महिलाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों के वरिष्ठ एग्जीक्यूटिव्स को इनसाइडर ट्रेडिंग रोकथाम विनियम के तहत ट्रेडिंग प्लान के लिए नियमों में ढील दी है। इनसाइडर का अर्थ किसी कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन या अधिकारियों से है जिनके पास ऐसी अप्रकाशित जानकारी होती है जिससे उस कंपनी के शेयर मूल्य में उतार चढ़ाव हो सकता है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड CEL को मिनीरत्न दर्जा श्रेणी 1 प्रदान किया गया है। CEL केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग यानी DSIR के अधीन काम करता है। भारत की NSIL और ऑस्ट्रेलिया की स्पेस मशीन्स ने स्पेस मशीन्स कंपनी के दूसरे ऑप्टिमस अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL अंतरिक्ष विभाग के अधीन काम करता है। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वाणिज्यिक शाखा है।
डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना को मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट जेफ रॉकेट सौंपा, जिसका विकास जोधपुर में स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ की रक्षा प्रयोगशाला ने किया है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी एएनआरएफ ने मेथनॉल और पैराफॉर्मल्डिहाइड के मिश्रण से हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करने से जुड़े अनुसंधान का समर्थन किया है। एएनआरएफ एक वैधानिक निकाय है। जलवायु परिवर्तन का असर तंजानिया की नेट्रॉन झील पर पड़ रहा है। यह पूर्वी अफ्रीका में पाए जाने वाले लेसर फ्लेमिंगो के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण और नियमित प्रजनन स्थल है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।